अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक मतलब फिर से मैंने घर आ चुकी हूँ आपके लिए आपके नॉवल मनीष सुहाना के बिल्कुल नए नॉवल आज के आगे के एपिसोड 2 को लेकर जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो हम जल्दी से नॉवल को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। ये मुकम्मल नॉवल आप अभी के अभी भी हासिल कर सकते हैं। निकाह शुरू होने वाला है कि तभी किरण अपनी बेटी हरीम से वो खाते हुए, बेटा वो बाल पेट कहाँ पर है, हमने जो खास बनवाई थी कशिफ के लिए। जी हमें वो तो शायद बैग में ही है। बेटा तो खड़े क्यों, जाकर ले और देर हो रही है हमें। किरण परेशान होते अपनी बेटी की और बाल पेंट लाने का कहा। ये हमें कहती वो तेज़ी से भागती हुई ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद कमरे की तरफ जाने लगी, जहाँ पर वो इनका सामान मौजूद था जो कि वो लेकर आए थे। तेज़ी से भागती अंधाधुंध बजाय जाए, लेकिन पास मौजूद कमरों को देख के वो थोड़ा कंफ्यूज होगी इस बात को लेकर कि आखिर इनके वाला रूम कौन सा है। हमेशा सीधा रास्ता ही चूज़ करना चाहिए, यानी कि ये सीधे हाथ वाला ही कमरा होगा। बोलती जल्दी से दरवाजे को खोलती, लेकिन अपने सामने मौजूद एक शख्स जो कि बगैर कुर्ते के मौजूद था, अपनी नज़र को पड़ते ही फ़ौरन से आंखों को बंद करती। सॉरी, माफ़ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरा कमरा नहीं है। लेकिन आप नंगे क्यों फिर रहे हैं, क्या कपड़े नहीं हैं आपके पास? तो मुझे बता दें, हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी मौजूद हैं। आप पप्पा का कुर्ता पहन लें। वो लड़की जिसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, लेकिन उस वक्त वो बोलती शख्स को मशवरे दिए जाए। और आप कौन है? एंड फर्स्ट, मैं नंगा नहीं हूँ फिर रहा, बल्कि यहाँ चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। एंड सेकंड, आप यहाँ पर क्या करी हैं? इसके करीब चल कर आता, साथ ही वो अपने कुर्ते को पहनता हुआ बोला। वो मैं तो इसी कमरे में जा रही थी, बहुत खूबसूरत खास किस्म की बाल पेट हमने सजाई थी आपकी के लिए। अभी तक वो अपनी आंखों को बंद करती, बदले में जवाब दिए जाए। अच्छा तो आपकी भाभी की अच्छा तो आप भाभी की बहन है, यानी कि हाथ भाई की साले। अचानक से जोहान, जो कि इसके बेहद करीब आ चुका था, एक्साइटेड हुई ऊंची आवाज़ में बोला। अपने करीबी शख्स की आवाज़ को सुने हरीम ने फ़ौरन से अपनी आंखों को खोला। अपने सामने शख्स को देखो शौक होते पीछे की जानब कदम बढ़ाए। ऊंची आवाज़ हील के शूज़ पहनने के बाद वो लड़खड़ाती करने लगे, लेकिन इसे चोट लगने के उससे बचाता जोहान इसे पकड़ लिया। पतली से कमर जो कि जोहान के बाजू के आसार में लिए वैसे पकड़े। इसके रोशे चेहरे, जहाँ छोटी सी पतली सी नाक और मौजूद नथली की चमक भी पर हर किसी को अट्रैक्ट करने का बायस बंदी भी रोशे से आँखें जिसमें इस कदर मासूमियत थी मानो दुनिया की हर बुराई से अनजान हो। जिसे देखते जोहान ये तक भी भूल गया कि इसे दूर देर हो रही है। बाहर तो निकाह शुरू है कि तभी दरवाजे से बाहर खड़ा दूर से जोहान का नाम एक लड़की से पुकार रही थी। इस लड़की की आवाज़ को सुने हरीम अपने होश को संभालती तेजी से जोहान से दूर होती अपने पाँव की जानिब देखने लगी। तुम ठीक तो? इसके हाल के बारे में पूछते हुए से मुखातिब हुआ। जी भाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन है? मेरा मतलब कि आप हमारे रिश्तेदारों में से हैं या हाथ भाई के रिश्तेदारों में से? हरीम ने आखिर अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इससे सवाल पूछ लिया। मैं हाथ भाई का कज़न हूँ। हाय, माय नेम इज़ सुहान। अपने हाथ को बढ़ाए वो अपने नाम से इसे बताने लगा। इसके जवाब में हरीम, मेरा नाम अल्लाह, अम्मी की मार तो ज़रूर पड़ने वाली है। मेरी कितनी देर होगी, मुझे अब क्या बहाना लगाऊंगी? अचानक से बड़ी बड़ी आंखें की और जिस मकसद की खातिर यहाँ पर आई थी सोची, जल्दी से दरवाजे को खोलती बाहर निकली। लेकिन दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत शीशा को देखती वो खौफ से चीख पड़ी। इसके तरह बुरे देखे से चीख को सुने सुहान, जो कि खुद बाहर आ ही रहा था, इसकी चीख को सुने खौफ से क्या हुआ पूछा। अल्लाह, इसलिए मैं अकेले नहीं जाती कहीं पर भी। आप ही को देख मैं डर गई, माफ़ कीजिएगा। जमजम आप ही अपने सामने। वो जमजम को देखती अपने सीने पर हाथ रखे धड़कनों को संभालती हुई बोली, यार हद होती है जमजम, तुम यहाँ पर। जोहान जमजम की जानिब देखते हुए पूछा, लेकिन वह इन दोनों को एक ही कमरे से बाहर आते देख शक की नज़र से घूरे जाए। मैं जल्दी से बाल पेट लेकर चली जाती हूँ। हरीम दूसरे कमरे में की जानिब चली गई और जोहान ने जमजम को अपनी जानिब जो देख, क्या हुआ ऐसे को देख रही हो? तो मुझे पूछा। कुछ ही यहाँ भाई की शादी हो रही है, लेकिन एक और रिश्ता भी जुड़ गया। तुम कहो तो बात करो, आज तुम दोनों का निकाह भी पढ़वा देते। और खैरियत कर देना फुप्पी वाली बात। यार वो बेचारी लड़की गलती से आ गई मेरे रूम में, लेकिन तुम न जाने क्या कुछ ही सोच के बैठ के मुझे ये फुप्पी ना कहा करो। समझम हो, मैं लगती है तुम्हारी छोटी बहन हो, और अगर आज किसी भी मेहमान के सामने तुमने मुझे फुप्पो कहा तो तुम्हें गंजा कर दूंगी मैं। फिर बनाते रहना ये बालों के स्टाइल। वैसे जब तुम गंजे हो गए तो हरीम भी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। समझो कि बार बार जुहान को छेड़ रही थी हरीम का जिक्र करके, जिसे सुन बहुत बदतमीज हो चुके तुम। इससे पहले कि जुहान ने मार पता वो वहाँ से पहले से भाग निकली। जुहान, तुम क्या यहाँ का देख लेना, हम घर जाते हैं। वैसे बहुत देर हो चुकी है। हाशिर अपने बेटे जुहान को कहा कि गाड़ी में बैठ, बस वो सभी अपने घर के लिए रवाना हो गया। अभी थोड़ा सा वो दूर ही गए थे कि अनायत हाशिर से दानिया के बारे में पूछने लगी। यार वो दूसरी गाड़ी में होगी, क्योंकि जानती हो तुम रोहों के अलावा तो वो किसी के साथ बैठ ही नहीं सकती। दानिया के बारे में अच्छे तरीके से वाकिफ़ होने के बाद हाशिर ने पूरे इत्मीनान हुए
बता दिया। हाँ वही होगी। वैसे हाशिर जी, अब हम दानी और रोहम की शादी के बारे में सोचना चाहिए हमें। हमारी बेटी पूरी उम्र हमारे पास एक ही घर में रहेगी और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज भी बहुत है ना, जो कि हाशिर के से अपने बच्चों की ज़िंदगी के सही फैसले करने के बारे में बात करने लगी। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी, अभी तो बच्चे हैं वो दोनों, ये उम्र इन रिश्तों को संभालने की थोड़ी है हाशिर जी। जब वो एक दूसरे के साथ हर वक्त रहते भी मियाँ बीवी बन जाने से क्या होगा। वैसे भी सही है कि बच्चों की खुशियों को वालिदैन जल्द से जल्द देख लिया करें। ज़िंदगी मौत का क्या पता ना है, आइंदा इस किस्म की बात तुम्हारे मुंह से ना अपने सुनो। ठीक है कर लेते हैं बात। फिर शान से आखिर इनसे बात किए बगैर हम थोड़ी ना कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल औलादे बड़ा का कहाँ कुछ समझती हैं। ये भादी देख लो, न जाने ऐसे क्यों कौन सी नफरत है हमसे से, जो वो 2 टके का साजिश जानती भी हो कि शाहजमा को पसंद करता था। वो ये बात जब से मुझे पता चली है, शदीद किस्म की नफरत आ रही है इससे मुझे। लेकिन ये हाथी फिर भी इसकी वो आम सी बेटी से शादी करके ले गया। इतना अमीर दामाद मिल गया, इसकी तो खुशियों ही संभाले नहीं समझ रही होंगी। ये मिस्टर हादी देख लो, अपना नाम तक भी बदल लिया। न जाने कुछ को खुद को समझते क्या है। हाथ के मुतल्लिक हाशिर अपना गुस्सा नायत को बता कर निकाल रहा था। हाशिर क्या हो गया, आप जानते हैं ना कि हादी की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है। इस मासूम का क्या कसूर, और मैं भी तो आम से घराने की लड़की थी, लेकिन आपने मुझे भी तो शादी की है ना मुझसे। तो फिर अगर हाथ ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आखिर इसमें हर्ज क्या है ना। तुम अपना मुआवजना इसे क्यों करी हो। खैर मैं बात भी किससे कर रहा हूँ, जिसका लाडला हाथ है। तुम साहिर भी तो इसी की लोगी। हाथ जो कि हमेशा से हर बात पर गुस्सा होता, आज भी बात ख़त्म गुस्सा किए ही कर गया। अनायत भी फ़िलहाल खामोश होना बेहतर समझती, दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि अब सब बेहतर हो इनके सभी बच्चों की ज़िंदगी में। वीरान था कमरे में कब से एक ही आवाज़ ज़ोर शोर से गूंजे जा रही थी, जिसके अल्फाज भी एक ही थे। कोई अनचंद अल्फाज की गर्दान लगाए न जाने क्या साबित कर रहा था। हर 2 मिनट बाद सुरखान रोम की रोशनी सारे कमरे में हल्की सी रोशनी बखेरती इसकी पुरसराहियत में इजाफा कर देती। वहीं इस हल्की सी रोशनी में इस जगह मौजूद वजूद का अक्स नुमाया होता है। एक लड़की जो कब से एक ही जगह पर खड़ी बुरी हूँ मैं के अल्फाज बगैर रुके दोहरा रही थी। न जाने वो ये बात खुद के मुतल्लिक क्यों कह रही थी, जबकि इस एक लफ्ज़ को बोल बोल के इसका मुकम्मल हल्क खुश्क पड़ चुका था, जिसकी बहसियत से मज़ीद इन अल्फाजों को बोल पाना बेहद मुश्किल होने लगा। आप ये क्यों कर रहे हैं। हिम्मत हारते मज़ीद ना बोल पाती आखिर वो लड़की इस कमरे में मौजूद एक और वजूद से मुखातिब हुई, जो सियाह लिबास में मलबूस इस अंधेरे का एक हिस्सा बना हुआ था। तुझे किसने कहा रुकने को। एक भारी पुरस्कार आवाज़ के हमारे शख्स ने जवाब में भी उल्टा सवाल कर डाला। आप प्लीज़ ऐसे क्यों करें, आखिर हुआ क्या है। वो बड़े नॉर्मल अंदाज से शख्स से पूछ रही थी, जैसे काफ़ी गहरा रिश्ता है दोनों के दरमियान। इस लड़की की मुतफिर से सवाल करने पर वो शख्स शदीद गुस्से में मुब्तला सोफे से उठ खड़ा हुआ और सोफे पर एक रखी महंगी ड्रिंक की बोतल को उठाते इसके करीब आया। ये शख्स को अपनी जानिब और कदम बढ़ाते देखे एक पल के लिए वो नाजुक जान सहम गई। एक्चुअली तेरी कोई गलती नहीं, बल्कि किसी और का कसूर है। आज तेरी जगह यहाँ इसे होना चाहिए था। बस तू तो इसका गुस्सा सहन करेगी। इस वक्त इससे दूर रहने का दर्द जो यहाँ मेरे सीने में मौजूद तकलीफ देता है, इसके दर्द अब तू बर्दाश्त करेगी। एक झटके में इसे बालों से पकड़े वो बुरे तरीके से इसके चेहरे पर झुकता अपना मकसद बता के इसकी गर्म सांसें इस लड़की का चेहरा झुलसा रही थी। इसे अपनी सांस लेना मुहाल लगने लगी। मजीद कुछ देर इसके चेहरे पर झुके रहने के बाद वे इसे छोड़ चुका था। आप किसकी बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो लड़की बिल्कुल अनजान थी, कुछ नहीं मालूम था ऐसे कि आखिर वो शख्स बोल क्या रहा है। अपने सर में इसे शदीद किस्म का दर्द महसूस हो रहा था। इतनी मजबूती से इसने कुछ लम्हे पहले इसके बालों को दबोचा था। तुझे कुछ भी समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक की बोतल को इसके सर के ऊपर किए वो इसमें मुझे सारे ड्रिंक इस लड़की पर गिराता बड़ी इत्मीनान से बोला। इसका सर और सीना मुकम्मल इस ड्रिंक की वजह से गीला हो गया था। खुद से इसे नफरत आने लगी थी इस बदबू से। इसकी सांस रुक रही थी। ये क्या कर रही है। वो रोते हुए शख्स को रोकने की कोशिश करने लगी। वो समझने से कासिर थी इस शख्स के इरादे क्या हैं। इसका फिर से सवाल करने इस शख्स के कहर को आवाज़ देने के मुतरादिफ साबित हुआ। इसकी शुरुआत करते हुए एक जोरदार थप्पड़ इस लड़की के चेहरे पर झड़ता अपने गाल बेच चुका था। इस अचानक इफ्तितार पर वो ज़मीन पर जा गिरी। कितनी ही जख्म एक साथ मिले थे इसे यूँ फर्श पर बुरी तरह गिरने से। आइंदा मुझे रोकने की जरूरत भी मत करना। चल उतार अपने कपड़े और वहाँ पर मौजूद हथकड़ी उठाकर अपने हाथों को बांध, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मुजरिम को बांधा जाता है, हथकड़ी लगाकर, ताकि इसे सजा दी जा सके इसकी गलती की। एक सिमत बड़े रखे बैठ की जाने मौजूद साइड टेबल पर पड़ी हथकड़ी की जाने इशारा करते हुए हुक्म दे चुका था। जी मैं कैसे करूँ। वो किसी छोटी बच्ची की मां रो रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये शख्स इसे किस बात की सजा दे रहा है, किस जुर्म की
बर्दाश्त में वो इस जालिम की जुल्म की हकदार थी। खड़ी हो फ़ौरन एक बार, तेरी इस शक्ल की जैसे बस दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है क्या? मैं जो कह रहा हूँ इसे कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब गुनाह किया है तो सजा भी भुगत। तेरी गलती सिर्फ इतनी है तो मेरी नफरत का निशाना बने, तो वो रास्ता है जो मुझे मेरी किट कैट से मिलवाएगा। बालों से पकड़े हुए से ऊपर उठाता खड़ा किए चीखा। पूरे कमरा इसकी गर्जदार आवाज़ से गूंज उठा था। आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे। वो हाथों को जोड़ती इस बेरहम शख्स के आगे बगैर किसी कसूर के माफ़ी मांगने लगी। जिसे सुनता वो खींच कर बिस्तर की जाने भी चले जाता। फिर से घुराया। उतार कपड़ों को लगा हथकड़ी आकर। तुझे दिखाना तो पड़ेगा ही वहनम कितना खतरनाक है। एक तरफा खौफनाक मुस्कुराहट के साथ वो अपना कुर्ते के बटन को खोलते इसे अपनी इरादत से आगाह करके मुकम्मल बटन खोलने के बाद कुर्ते को भी उतार कर फेंकता और रो रही लड़की की जाने देखने लगा। कोई बात नहीं, अगर तू ये काम नहीं कर सकती तो मैं ही कर देता हूँ। इसके करीब आता इसे हथकड़ी को उठाए, खुद इसके हाथों को पकड़े बेतरतीब से इसके बाजू को पकड़े हथकड़ी लगाना शुरू हो गया। प्लीज़ छोड़े मुझे। वो दर से कराते से मना किया जाए, लेकिन इसके दोनों बाजू को वो इसकी कमर के साथ लगाता हथकड़ी लगाए इसे बांध कर किया। वो अपने हाथों को छुड़वाने की से मुकम्मल कासिर हो चुकी थी। वो बेड पर रखी कैंची को उठाया, इसकी जाने बढ़ा। इस लड़की का दिल मानो मुट्ठी में दबोच लिया हो किसी ने। ये शख्स अपने खौफ से ही इसकी जान लेने का ठाने हुए था। उतार तो मैं भी सकता था तेरे इन कपड़ों को, मगर क्या करूं? तो आराम सुकून नरमी से कुछ करने के काबिल ही नहीं है। वो रो रो कर हल्कान थी, अब कुछ बोलने की भी हिम्मत ना पाती थी। हाथ मुकम्मल जकड़े हुए थे इसके दो, जिन्हें खोलने की कोशिश करती वो खुद को ही जख्मी किए कर रही थी, जबकि सामने मौजूद इस शख्स को कोई परवाह न थी। वो ऐसे ही अपने खौफनाक मुस्कुराहट के साथ इसके करीब आया। इसकी पहनी कमीज को हाथ से उठा कैंची से काटने लगा। 2 इंच तक इसे काटने के बाद दोनों हाथों से वो इसकी कमीज को चीर चुका था। नीचे से इसके सफ़ेद किसी हद तक गीली हो चुकी ब्लाउज दिखाई दे रहा था। आंसुओं का फंदा लगने के बावजूद खुद के बदन से कमीज को फटते देखो चीख उठी। वहीं वो शख्स से बाजू से खींच पट कर फेंकता इसके वजूद के बच्चे कुच्चे लिबास को काट कर उतारने का इरादा रखता था। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलेगा। ये मुकम्मल नावल भी आप हासिल कर सकते हैं, वो भी अभी के अभी।